आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ऐसा लगता है कि उनको भी अपने पुराने बयान से कुछ पछतावा हुआ है कि उन्होंने जनता को इस तरह से अनर्गल किस्म के बयान, जनता की पीड़ा पर एक तरह से नमक छिड़कते हुए दिए कि सरकार की उपेक्षा के चलते उसको हार का सामना करना पड़ा। तो उसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान का सवाल है, वो क्या स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय हक हकूकधारियों के लिए किया जा रहा है? बद्रीनाथ में जो हो रहा है तो उनके लिए तो नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ तो बलपूर्वक निपटा जा रहा है। मैं देख रहा था महेंद्र भट्ट जी का एक चैनल पर बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई जनता वहाँ अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। क्यों? आप जनता से बदला लेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने आपको हराया है? समग्र रूप में ये राजेंद्र भंडारी, महेंद्र भट्ट, पुष्कर सिंह धामी सबकी हार है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव हारने के बाद भाजपा सख्ते में है। कार्य समिति की एक और बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक बयान भी सामने आया जो बताता है कि पार्टी के भीतर कई तरह के इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है, खासकर बद्रीनाथ को लेकर कि ऐसा क्या हुआ उस बद्रीनाथ में, क्योंकि लोग अब अयोध्या से बद्रीनाथ को जोड़कर देख रहे हैं। वही राम और जिसके अंश हैं यानी बैकुंठ धाम से फिर सीट निकलती चली गई। ऐसा क्यों हुआ? राजेंद्र भंडारी, जिन्हें बीजेपी ने शामिल किया था, उन्हें टिकट दिया, कांग्रेस से जीतकर सदन में पहुंचे थे, फिर जनता क्यों इतनी नाराज हो गई? क्या जोशीमठ भूदसाव एक बड़ा मुद्दा था? बद्रीनाथ में मास्टर प्लान एक बड़ा मुद्दा था? क्या जनता लंबे समय से लगातार जो भाजपा का शासन चल रहा है, क्या उसका रिफ्लेक्शन अब दिखने लगा है? क्या एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई है राज्य सरकार की कि लोग रिएक्ट करने लगे हैं? वो भी ऐसा बहुत कम देखा, केवल एक दफ़ा उत्तराखंड में हुआ जब सत्ताधारी दल हो और एक कोई उपचुनाव हार जाए। यहाँ तो दो दो सीट चली गई। अब एक बड़ा बयान महेंद्र भट्ट ने जो दिया, उन्होंने कहा कि वाम दलों के चलते बद्रीनाथ में कांग्रेस को जीत मिली है। अगर कांग्रेस अकेली लड़ती तो उसे जीत नहीं मिलती थी। और महेंद्र भट्ट वही हैं जिन्होंने बयान ये भी दिया था पिछले चुनाव में कि माओवादी हैं जो जोशीमठ के भूदसाव पर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग माओवादी सोच के लोग हैं। तो क्या उस सोच ने डेंट किया? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ इंद्रेश मैकोरी हैं, भाजपा माले के प्रदेश सचिव। सर, पहले तो आपको बधाई है। सुनने में ये भी आ रहा था जब उपचुनाव हुआ तो आप लोग चुनाव कंटेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बाद में आपने रणनीति बदली। क्या उसका फ़ायदा हुआ? और प्रदेश अध्यक्ष एक तरह से आप लोगों को एक बड़ा श्रेय दे दिया है ये बोलकर कि वो जो वाम दल हैं, वामपंथियों के सहयोग से कांग्रेस जीती। बधाई तो बद्रीनाथ क्षेत्र की जनता को है, विधानसभा क्षेत्र की जनता को है, जिन्होंने एक तरह से इस प्रदेश के भीतर जो ये ख़रीद फ़रोख्त, तोड़ फोड़ और दल बदल की राजनीति है, इस पर पुरज़ोर तरीके से विराम लगाया है। कोई मामूली तरीके से नहीं, बल्कि काफ़ी ज़ोर से विराम लगाया है। निश्चित बात है कि हम लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और उस गठबंधन के भीतर हम लोगों ने इस बात को क्लेम किया कि भाकपा माले का उस इलाके में काम है। संघर्षों के हमारे साथी हैं कॉमरेड अतुल सती, जिनकी पहचान इस उत्तराखंड के भीतर भी नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में उनको उस लड़ाई के लिए जाना जाता है। तो इस नाते हम लोगों ने गठबंधन के भीतर क्लेम किया था। गठबंधन में बातचीत हुई और बातचीत के बाद इस निर्णय पर हम लोग पहुँचे कि अभी फ़िलहाल उपचुनाव में कांग्रेस वहाँ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के उम्मीदवार को हम लोगों ने समर्थन करने का निर्णय लिया, क्योंकि जो दावा भी था वो गठबंधन के दायरे के भीतर था। तो ये तो चुनाव लड़ने की बात थी, इसलिए हमने तय किया कि पूरी ताकत से हमारे साथियों ने चुनाव प्रचार में सब लगे। हमारी पार्टी भाकपा माले, उसके अलावा सीपीआई सीपीएम के भी हमारे साथी लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। और जहाँ तक भट्ट जी के बयान का सवाल है, हम ये समझते हैं कि ऐसा लगता है कि उनको भी अपने पुराने बयान से कुछ पछतावा हुआ है कि उन्होंने जनता को इस तरह से अनर्गल किस्म के बयान, जनता की पीड़ा पर एक तरह से नमक छिड़कते हुए दिए। तो अब वो ये महसूस कर रहे हैं कि जोशीमठ के सवाल को वामपंथी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया और उनकी उपेक्षा के चलते, सरकार की उपेक्षा के चलते उसको हार का सामना करना पड़ा। तो एक तो ये आंदोलन की मान्यता है, वहाँ जो संघर्ष है उसकी मान्यता है, और निश्चित रूप में ये लड़ाई का परिणाम है कि हम सारे लोग
उसमें कांग्रेस के लोग, उसमें वामपंथी पार्टियों के लोग, उसमें तमाम इंडिया गठबंधन के लोग जो पूरी ताकत के साथ मिलजुल करके लड़े और जनता के हक में, जनता के मुद्दों को उठाते हुए लड़े, तो उसका परिणाम ये है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है, राम मंदिर का भी एक भव्य निर्माण किया गया, वहाँ भी बीजेपी हार गई, अब बद्रीनाथ भी हाथ से निकली है। मुद्दा क्या रहा सर? क्या बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर जो अभी भी पंडा पुरोहित, तीर्थ पुरोहित धरना दे रहे हैं, जोशीमठ का मसला तो है ही, क्या ये लगातार दूसरी बार सरकार बीजेपी की है, क्या उसकी एंटी इनकम्बेंसी है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो बद्रीनाथ में अनिल बलूनी जीते हैं उस सीट से, तो अचानक ये 6 महीने के भीतर ये क्या हुआ है? अरे 6 महीना भी नहीं हुआ अभी तो है ना, अप्रैल में चुनाव हुआ था। तो उस तरह से देखिए तो ये जो सारे सवाल हैं उसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान का सवाल है कि वो सारा जो विकास के नाम पर किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है? वो क्या स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय हक हकूकधारियों के लिए किया जा रहा है? बद्रीनाथ में जो हो रहा है तो वो तो उनके लिए तो नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ तो बलपूर्वक निपटा जा रहा है, पूरी ताकत के साथ उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, किसी की सुनवाई नहीं है। तो एक तरह से लोगों का ये आक्रोश है, लोगों का गुस्सा है जो इस तरह की योजनाओं में, इस तरह विकास का जो ये मॉडल है उसके खिलाफ निकला है। और इसमें तो जो विधायक थे राजेंद्र भंडारी साहब, जो दल बदल करके दूसरी तरफ गए, तो उन्होंने जो कहा वो तो अपने आप में भाजपा सरकार के खिलाफ आरोप है, जिस आरोप को भाजपा ने उनको प्रत्याशी बना करके स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुए काम करवाना संभव नहीं है। इसका मतलब विपक्ष के विधायकों के साथ भाजपा की सरकार इस तरह का भेदभाव करती है, विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव करती है और जनता के साथ भी जहां वो महसूस करती है उनके साथ भेदभाव करती है। अभी भी मैं देख रहा था महेंद्र भट्ट जी का एक चैनल पर बयान था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई जनता वहाँ अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी। क्यों? आप जनता से बदला लेंगे इस बात के लिए कि उन्होंने आपको हराया है? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो एक तरह से जनविरोधी है, जो अलोकतांत्रिक किस्म की सोच है, जनता ने जिसको वोट दिया, जनता जिसके पक्ष में खड़ी हुई, आपने पूरी ताकत लगाई। राज्य के मुख्यमंत्री बहुत छोटी छोटी जगहों पर, तपोवन में, उर्गम जैसी जगहों पर सभा करने गए, 2-2, 250 लोगों की सभाएं उन्होंने की, लेकिन उसके बावजूद यदि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, बजाय इसके कि लोगों को आप आरोपित करें कि जनता को ठगा हुआ महसूस करना पड़ेगा। सर एक सवाल मेरा ये है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, कई 100 रैलियां उन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगह जाकर की, वो जाते रहते हैं प्रचार के लिए भी, और जिन दिनों यहाँ जंगलों में आग लगी थी तब सवाल आप लोगों ने भी उठाया था कि मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, यहाँ जंगल जल रहे हैं। ये चुनाव राजेंद्र भंडारी हारे हैं, महेंद्र भट्ट का पुराना गढ़ रहा है वो चुनाव हारे हैं, या मुख्यमंत्री दोनों सीटों पर, ये उनके इकबाल की सीटें थी, ये कमजोरी कहाँ पर आई? समग्र रूप में ये राजेंद्र भंडारी, महेंद्र भट्ट, पुष्कर सिंह धामी सबकी हार है। ये भाजपा के दल बदल की राजनीति की, तोड़ फोड़ की राजनीति की, सत्ता का जो अहंकार है उस सब की हार है। क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं तो सब जगह खड़े थे। मुख्यमंत्री ने तो तपोवन की सभा में खड़े होकर के कहा कि यहाँ तो 4 इंजन लगेंगे, तो लोगों ने 4 इंजन को सिरे से नकार दिया। लोगों ने 4 इंजन, उन्होंने 4 इंजन समझाया। डबल इंजन तो था कि दिल्ली का इंजन, देहरादून का इंजन, एक इंजन उन्होंने गिनाया कि महेंद्र भट्ट एक इंजन है, राज्यसभा गए हैं, और चौथा इंजन राजेंद्र भंडारी होने वाले थे। तो उनके मंत्री भी बनते, वो उनको गए इसी डील पर थे। ऐसा कहा जा रहा था कि यही डील है, यही सौदा है कि उनको मंत्री होना है। तो लोगों ने इस तरह की शब्द जाल में फंसने से इनकार कर दिया और एक तरह से धीरे धीरे करके भाजपा की सत्ता के खिलाफ लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है। क्योंकि विज्ञापन बहुत हैं, विज्ञापनी प्रचार बहुत है, विज्ञापन तो चारों तरफ हैं, शहर के शहर पटे हुए हैं, सारी सड़कें पटी हुई हैं। एक तरह से विज्ञापन ही एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट कर रहा है, इतने विज्ञापन हैं। लेकिन धरातल पर लोग ये महसूस करते हैं कि उनके साथ ठगी हुई है, उनके साथ छल हुआ है। रोटी रोजगार से लेकर के तमाम मसलों पर जनता की उपेक्षा हुई है और ऐसे मसलों को ला करके खड़ा कर दिया जा रहा है जिनका कि जनता की ज़िंदगी से कोई सीधा सरोकार नहीं है।
तो एक तरह से बद्रीनाथ में लोगों ने उसका जवाब दिया है। और मंगलौर में तो भाजपा ने जो करने की कोशिश की, जिस तरह से चुनावी हिंसा इस राज्य में पहली बार देखी गई, जिस तरह से एक तरह से कब्जा करने की कोशिश चुनाव पर की गई, तो लोगों ने, मंगलौर की जनता इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने इस राज्य के भीतर जो ये राजनीतिक हिंसा की संस्कृति की शुरुआत करने की कोशिश थी, उसको पहले कदम पर ही नेस्तनाबूद कर दिया, उसको पहले कदम पर ही शिकस्त दी। मेरा आखिरी सवाल सर, अभी बागेश्वर का एक उपचुनाव निपटा, वो भी बहुत करीब रहा था, ऐसा लग रहा था, कांग्रेस ने तो ये कहा भी कि हम समझने में हमने भूल कर दी। वाम दल उत्तराखंड में थे, आपका लंबा इतिहास रहा है, संघर्ष आप लोग करते रहे, वो संघर्ष दिखता नहीं है। ये पहली दफ़ा हुआ है बद्रीनाथ चुनाव में कि जब जो पार्टी हारी है उसके मुखिया ये कह रहे हैं कि वाम दलों के सहयोग के बाद कांग्रेस वहाँ जीती है। क्या ये एक सेट फॉर्मूला आपको मिला है बीजेपी के अगेंस्ट चुनाव लड़ने का? इसलिए भी क्योंकि उक्रांद जैसा दल जो अभी भी जन भावनाओं के केंद्र में रहता है, लोगों के दिलों में रहता है, वो अभी आप लोगों से अलग है। तो क्या भविष्य देख रहे हैं आप? वाम दल हो चाहे विपक्ष हो, इंडिया अलायंस कब तक रहेगा? उसका बहुत लंबा भविष्य होगा भी नहीं शायद, जब तक भाजपा सत्ता में है तब तक। उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, वाम दलों के लिए क्या देख रहे हैं उत्तराखंड? देखिए, उत्तराखंड के भीतर, जैसा आप भी कह रहे हैं, एक लंबा इतिहास, आज़ादी के आंदोलन से लेकर के और टिहरी रियासत की लड़ाई तक तमाम जगह वामपंथियों का एक लंबा संघर्षों का इतिहास, जनता के आंदोलनों, जनता की लड़ाइयों का इतिहास है। और इस पूरे चुनाव में इस बात को एक तरह से सत्ता ने मान्यता दी कि हाँ, वामपंथियों के प्रयासों ने उनकी हार में योगदान किया। संपूर्ण हार के लिए सिर्फ हम उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन हमारी एक भूमिका है। और निश्चित ही इस राज्य के भीतर जनता के ज़िंदगी से जुड़े हुए जो भी बेसिक सवाल हैं, वो रोटी रोज़गार के सवाल हैं, वो इस राज्य के भीतर सांप्रदायिक उन्माद को पैदा करने की कोशिश के खिलाफ लड़ने के सवाल हैं। तो उन पर सबसे मुखर अगर कोई फोर्स है तो वो लेफ़्ट है, वो वामपंथी लोग हैं। और निश्चित ही एक इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन के दायरे में जो चीज़ें हैं उस दायरे में हम लोग करते हैं। उसके इतर वामपंथी पार्टियां मिलजुल करके जो कर सकती हैं वो उन तमाम संघर्षों को उस दायरे में भी हम लोग लड़ते हैं। तो मोर्चे की जहाँ तक ताकत होगी, मोर्चे की जहाँ तक ज़रूरत होगी, वहाँ तक मोर्चा रहेगा। जहाँ स्वतंत्र रूप से लड़ने की आवश्यकता होगी वहाँ स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। लेकिन हमारी ताकत कितनी भी हो, वो कम ज़्यादा हो सकती है, वो 19-20 हो सकती है, लेकिन जनता के पक्ष में सबसे मजबूती से खड़ी हुई यदि कोई फोर्स है, कमज़ोरों के पक्ष में, मज़दूरों, किसानों के पक्ष में, दलितों, अक़लियतों के पक्ष में खड़ी यदि कोई सबसे भरोसेमंद ताकत है तो वो वाम है और वो रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे इंद्रेश मैखुरी, और वाम दलों के लिए संजीवनी का काम किया है बद्रीनाथ की इस जीत ने। ये वाम दल तो जानते हैं, इंद्रेश मैखुरी भी इस बात को जानते हैं कि बद्रीनाथ की जीत के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी और ये संघर्ष कब से उनका शुरू हो रहा था। इसका खामियाजा सत्ताधारी दल को भुगतना पड़ा है, लेकिन लोगों की नज़र में वाम दलों को काम करते हुए उनके काम अगर नज़र नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका काम नहीं चल रहा। तो इस संजीवनी के बाद क्या इंडिया अलायंस के भीतर जो एक सेट फॉर्मूला जो कि सक्सेस होता हुआ दिखाई दिया, दिखाई नहीं बल्कि दिख गया है अब तो उत्तराखंड में, कि इंडिया अलायंस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, क्या आने वाले समय में अगले विधानसभा के चुनाव तक अगर ये ताकत बढ़ती है तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी होगी बहुत सारी सीटों में विधानसभा चुनाव में। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।